नमस्ते दोस्तों, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम पढ़ेंगे माइकलसन-मोर्ले एक्सपेरिमेंट। ये एक्सपेरिमेंट बहुत ही फेमस भी रहा, लेकिन ये एक्सपेरिमेंट फेल्ड रहा। लेकिन ये एक्सपेरिमेंट बहुत ही इंपॉर्टेंट रखता है कि इस एक्सपेरिमेंट के रिजल्ट की वजह से ही स्पेसिफिक थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी का जन्म हुआ था। तो यहाँ पर देखो दो साइंटिस्ट है, एक तो माइकलसन और एक है मोर्ले। इन दोनों ने मिलकर के ये एक्सपेरिमेंट डिजाइन किया और इस एक्सपेरिमेंट का जो मेन पर्पस था वो ये था कि अर्थ की रिलेटिव वेलोसिटी फाइंड आउट कर रहे थे वो ईथर के रेस्पेक्ट में। ईथर का एग्जैक्टली जो हाइपोथेटिकल लेक्चर हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, तो उसी ईथर को ये प्रूफ करने के लिए इन्होंने ये पूरा एक्सपेरिमेंट डिजाइन किया। अब देखो माइकलसन-मोर्ले ने जो एक्सपेरिमेंट डिजाइन किया वो एग्जैक्ट ओरिजिनली ये एक्सपेरिमेंट था जो आपको यहाँ पे एकदम इमेज में दिखाई दे रहा होगा। लेकिन इसका एग्जैक्टली हम अगर रे डायग्राम देखें हम अगर, तो वो ठीक इस प्रकार है। इस रे डायग्राम को थोड़ा अगर केयरफुली ऑब्जर्व करें हम अगर, तो हमें फाइंड आउट होता है कि देखो वहां पर जो एस है वो एग्जैक्टली क्या है, लाइट सोर्स है। और वो लाइट सोर्स से जो भी रे निकल रही है वो एग्जैक्टली कहां जा रही है, वो एक प्लेट पे जा रही है। वो एक हाफ सिल्वर्ड प्लेट है, जो पी वहां पर प्लेट है। उस हाफ सिल्वर्ड प्लेट पर वो लाइट गिरने के बाद दो पार्ट में डिवाइड हो रही है। एक तो वो रिफ्लेक्ट होकर के ऊपर जो एक मिरर लगा हुआ है, परपेंडिकुलर एक मिरर है, वो उस मिरर के ऊपर वो क्या कर रही है, जा रही है, जो कि M1 मिरर है। और वहां से उसी प्लेट से रे थोड़ा सा ट्रांसमिट होकर के उस प्लेट के अंदर से, और वो जो रे वो कहां जा रही है, वो M2 मिरर पर जा रही है, जो कि उसके पैरेलल है। और वहां से वो दोनों रे जो है वो वहां से रिफ्लेक्ट होके वापस आकर कहां जा रही है, नीचे जो आपके इंटरफेरोमीटर लगा है, जो कि माइकलसन इंटरफेरोमीटर होता है, वहां पर जाकर के क्या करती है, वापस वो एक ही फेज में होकर के वो इंटरफेरेंस पैटर्न बनाती है। और वहां हम इन दोनों वेव्स के फेज की वजह से जो भी अंतर आता है, जो फ्रिंज आता है, वो हम इस इंटरफेरोमीटर के अंदर ऑब्जर्व करते हैं। अब देखो वहां थोड़ा सा ऑब्जर्व करने की एक चीज और है कि वहां पर एक कंपनसेटरी जो एक प्लेट सी और लगाया गया है, किसमें, जो आपका M2 मिरर है और आपका जो प्लेट है, आपकी सिल्वर प्लेट है, उनके बीच में। वो एग्जैक्टली इसलिए लगाया गया है क्योंकि अगर वो प्लेट आप अगर नहीं लगाओगे अगर, तो क्या होगा, एग्जैक्टली जो दोनों का ऑप्टिकल पाथ है, यानी कि P पॉइंट से लेके M2 मिरर तक और P पॉइंट से लेकर के M1 मिरर तक, इसमें जो लाइट जो ऑप्टिकल पाथ ट्रेवल करेगी वो पाथ इक्वल नहीं होगा। इस प्लेट को लगाने के बाद में वो ऑप्टिकल पाथ क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। अगर आपने उस प्लेट को नहीं लगाया अगर, तो वहां पर क्या होगा, वहां पर जो इधर वाली जो मिरर में जो रे जा रही है M2 में, वो एग्जैक्टली 2 cosec μ - 1 d का एक्स्ट्रा ऑप्टिकल पाथ डिफरेंस है वो कवर करेगी। वहां पे d उसकी थिकनेस होगी उस प्लेट की, और वहां पर म्यू उसका रिफ्लेक्टिव इंडेक्स होगा। और जो कंपनसेटेड प्लेट जो लगाई गई है वो एग्जैक्टली ठीक थिकनेस, उतनी थिकनेस की है और उसी मेटेरियल की है जो कि आपके प्लेट P लगी हुई है, जहां से पहले जो सोर्स लाइट हो रही है वो 2 पार्ट्स में स्प्लिट्स हो रही है। अब देखो कि वहां पर जो मेन जो शर्त रखी गई है, वो शर्त क्या रखी गई है कि P पॉइंट से लेकर के M2 तक जो रे जा रही है और वापस वहां से यहां आ रही है, इसने जितना ऑप्टिकल पाथ जो कवर किया एग्जैक्टली उतना ही ऑप्टिकल पाथ कवर होना चाहिए P से लेकर के मिरर M1 तक और M1 से वापस लेकर के वापस P तक। एग्जैक्ट हुआ, यानी कि इस शर्त के बेसिस पे ये जो एक्सपेरिमेंट पूरा का पूरा डिजाइन किया गया। और एग्जैक्टली इसका ऑप्टिकल पाथ चेक कैसे किया गया, इस सोर्स को सोडियम लाइट लिया गया, यानी कि पार्शियली मोनोक्रोमेटिक लाइट लिया गया, येलो लाइट, और उससे इसको क्या किया गया, पूरे पाथ को चेक किया और इंटरफेरोमीटर में फ्रिंज को ऑब्जर्व किया। यानी कि इस सोर्स के तौर पर हम मोनोक्रोमेटिक लाइट, सोडियम लाइट यूज नहीं करते हैं। सोडियम लाइट हम केवल इसको इनिशियली सेटअप के लिए यूज करते हैं। एग्जैक्टली सोर्स हम यूज करते हैं व्हाइट लाइट का, यानी कि माइकलसन-मोर्ले ने व्हाइट लाइट का सोर्स को चूज किया। एग्जैक्टली उन्होंने व्हाइट लाइट को इसलिए चूज किया क्योंकि वो इंटरफेरोमीटर के अंदर विजिबली वो रिजल्ट देखना चाहते थे, यानी कि वो रिजल्ट उन्हें विजिबली नजर आए, इसलिए उन्होंने क्या किया था, उसे व्हाइट लाइट का सोर्स उन्होंने एग्जैक्टली यूज किया। यानी कि ये तो डिस्क्रिप्शन हुआ पूरा सेटअप के बारे में। और एग्जैक्टली अब हम आगे फाइंड आउट करेंगे कि किस प्रकार माइकलसन और मोर्ले ने इस एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म किया। तो देखो इसके अंदर जब लाइट P यानी कि आपकी पार्शियली सिल्वर्ड प्लेट से जाने पर दो पाथ चूज करती है। पहला पाथ चूज करती है जो कि वो पैरेलल है, यानी कि आपके इस हॉरिजॉन्टल स्थिति में है। एग्जैक्टली ये सेटअप जहां पे रखा गया है अर्थ में, जहां भी रखा गया है, तो यानी कि
वो हमेशा अफेक्टेड होगा अर्थ की स्पीड, ठीक है। तो यानी कि अगर वो मान लिया अर्थ अगर इस डायरेक्शन में जा रही है अगर, और जो हमारा प्रकाश की लाइट भी अगर इसी डायरेक्शन में जा रही है, तो एग्जैक्टली क्या होगा, तो एग्जैक्टली होगा कि प्रकाश की लाइट और इसकी जो अर्थ की जो स्पीड है वो दोनों क्या हो जाएंगी, जुड़ जाएंगी। ये ठीक वैसा ही है जैसे कि अगर नदी का फ्लो अगर इधर है अगर, तो नदी की स्पीड जो रहेगी वो कांस्टेंट रहेगी, हम जिस स्पीड से जा रहे हैं वो स्पीड क्या होती है उसमें जुड़ जाती है। एग्जैक्टली इसी कॉन्सेप्ट के बेसिस पर हम इनकी दोनों आर्म जो है, इन दोनों भुजाओं को जो एग्जैक्टली हम सॉल्व करेंगे। तो फर्स्टली हम इस पैरेलल वाले को सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो देखो एग्जैक्टली पैरेलल वाली की जो स्थिति बनी है वो एग्जैक्टली मैंने यहाँ बना के रखी है। देखो यहाँ पर क्या होगा, देखो ये आपकी प्लेट है, पार्शियल पी है आपकी, और यहाँ पर ये ए पॉइंट है। इस पॉइंट से जो लाइट जा रही है वो एग्जैक्टली क्या हो रही है, वो एग्जैक्टली अर्थ की, जिधर अर्थ की डायरेक्शन है, ठीक है, उसी तरफ जा रही है। तो क्या होगा, लाइट की स्पीड c और प्लस अर्थ की स्पीड v दोनों जुड़ जाएंगी, और जुड़ करके वो क्या पर आ रही है, किसी मिरर m2 पर आ रही है, और यहां पर आएंगे तो स्थिति क्या होगा, यानी कि हाउ मच टाइम टेकन फ्रॉम a टू p, यहां से लेके यहां तक इसने कितना टाइम ट्रेवल किया। तो देखो इधर TAP, ठीक है, यानी कि टाइम टेकन बाय ए टू पॉइंट P इज इक्वल टू d, डिस्टेंस अपॉन वेलोसिटी होता है, टाइम क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन वेलोसिटी। तो हाउ मच डिस्टेंस, डिस्टेंस क्या होगी यहाँ पर, d डिस्टेंस होगी यहाँ पर, और यहाँ पर जो वेलोसिटी होगी वो क्या होगी, c प्लस v, यानी कि लाइट की स्पीड c प्लस v हो जाएगी। तो c प्लस v हो गया, ये हो गया कि यहाँ से यहाँ तक टेकन टाइम हो गया। नेक्स्ट क्या होगा, जब यहाँ से मिरर से वो रिफ्लेक्ट वापस बैक करेगी, यानी कि वापस वो अपने इस ए पॉइंट की तरफ जो मूव करेगी, तो क्या होगा, अब वो लाइट जो है वो अर्थ की वेलोसिटी के अपोजिट चल रही है, ठीक है, विरुद्ध चल रही है। तो क्या होगा, वहां पर वो अर्थ की वेलोसिटी माइनस हो जाएगी, यानी कि ये जाते वक्त इसकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी, c माइनस v हो जाएगी। तो देखो इसके लिए टाइम क्या बनेगा कि टाइम फ्रॉम p टू a, वो एग्जैक्टली क्या होगा आपका d अपॉन c माइनस v, डिस्टेंस अपॉन वेलोसिटी। अब देखो कि ये दोनों टाइम, ये टाइम क्या नीड करते हैं कि वो यहां से यहां आई और यहां से यहां गई। तो टोटल टाइम, यानी कि टोटल टाइम टेकन फ्रॉम ए टू पी एंड बैक फ्रॉम पी टू ए, तो क्या होगा T1, उस टाइम को बोल दिया आपने T1, यानी कि माइकलसन मोरले एक्सपेरिमेंट में जो पैरेलल वाली जो भुजा है या फिर जो सीधी वाली जो भुजा है उसमें लाइट को जाने और आने में जो टोटल टाइम लगा वो एग्जैक्टली T1 लिया, और इन दोनों टाइम्स को मैंने सिंपली यहाँ पे जोड़ दिया। और ये सिंपल ये कैलकुलेशन है, दोनों मैंने नीचे डिनोमिनेटर में लिया, और फाइनल जो आउटकम निकला वो एग्जैक्टली ये निकला, ठीक है। वो क्या है, देखो 2dc अपॉन c स्क्वायर 1 माइनस v स्क्वायर अपॉन c स्क्वायर, ये एग्जैक्टली हमारा आउटकम निकला। अब देखो यहाँ पर इस टर्म को ऊपर ले सकता हूँ इनवर्स के अंदर, -1 के अंदर। अब देखो इसको मैं सॉल्व करने के लिए कुछ कंडीशन लगाता हूँ। कंडीशन क्या लगाता हूँ, देखो कि मुझे पता है कि c ग्रेटर देन v, c यानी स्पीड ऑफ लाइट जो है वो बहुत ही ज्यादा है हमारी अर्थ की स्पीड से, ठीक है, क्योंकि लाइट की स्पीड होती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड होती है, और अर्थ की स्पीड क्या होती है 3 × 10⁴ मीटर पर सेकंड होती है। तो देखो इसका मतलब ये होगा कि v स्क्वायर अपॉन c स्क्वायर वो बहुत छोटा होगा, इससे 1 से छोटा होगा। और ऐसी कंडीशन में हम क्या कर सकते हैं, बायोनोमियल एक्सपेंशन थ्योरम लगा सकते हैं, कि बायोनोमियल थ्योरम लगा सकते हैं। और बायोनोमियल थ्योरम होती है वो क्या होती है, 1 माइनस एक्स की पावर -1, यानी कि ये इस प्रकार का बनता है ना, 1 माइनस, इसको मैंने x मान लिया और -1, इसका एक्सपेंशन ठीक इस प्रकार होता है, ठीक है। इसी एक्सपेंशन के बेसिस पे मैंने इसको इस टर्म को मैंने एक्सपेंड कर दिया, देखो ना 1 माइनस v स्क्वायर अपॉन c स्क्वायर की पावर -1 इज इक्वल टू 1 प्लस v स्क्वायर अपॉन c स्क्वायर। और जितने भी हायर टर्म थे मैंने उन्हें कैंसिल आउट कर दिया, मतलब कैंसिल आउट नहीं किया, एक्चुअली मैंने उनको नेग्लेक्ट कर दिया, मैंने उनको कंसीडर नहीं किया क्योंकि उनकी वैल्यू बहुत ही स्मॉल है। तो एग्जैक्टली मैंने यही पार्ट काम में लिया, यानी कि इसकी जगह मैंने ये वैल्यू पुट की यहाँ पर, देखो T1, यानी कि यहाँ पर देखो T1 है ना आपका, देखो 2d अपॉन c और 1 प्लस v स्क्वायर अपॉन c स्क्वायर इन ए कॉस्टक, यानी कि द टाइम टेकन फ्रॉम पॉइंट a टू p एंड p टू a इन ए पैरेलल, इस वाली जो आर्म है इसके अंदर एग्जैक्टली मैंने ये टाइम फाइंड आउट किया, ठीक है, इतना टाइम इससे जो आपकी लाइट बीम को लगेगा, ठीक है। अब देखो, अब बात आती है सेकंड बीम की, यानी कि पहली वाली बीम में तो क्या हो रहा है कि जो आपकी अर्थ की जो वेलोसिटी है वो अफेक्ट कर रही है, लेकिन अगर परपेंडिकुलरली आप मूव करोगे अगर, ठीक है, तो क्या होगा, वहां पर जो अर्थ की स्पीड कोई भी अफेक्ट नहीं करेगी। तो देखो उसका मैंने सिंपली नेक्स्ट डायग्राम बनाया, ठीक है। मान लिया जब सोर्स से लाइट यहाँ पर आई, ठीक है, इस पॉइंट P पर आई, और ये जो ये एग्जैक्टली क्या, ये एग्जैक्टली आपकी प्लेट है, पार्शियली सिल्वर्ड प्लेट P1 मान लिया, ठीक है। यहाँ से वो रिफ्लेक्ट हो रही है किसकी तरफ, ऊपर की ओर जा रही है, एग्जैक्टली जा रही है ऊपर की ओर, और वापस यहाँ से यहाँ आ रही है।
ये तो एग्जैक्टली क्या हुआ, जब अर्थ स्टेशनरी हो, जब अर्थ स्टेशनरी होगी तो क्या होगा, लाइट ऊपर जाएगी और कम बैक फ्रॉम नीचे आ जाएगी। लेकिन अर्थ क्या हो रही है, अर्थ आपकी इस दिशा के अंदर लगातार मूव कर रही है। तो देखो इस पॉइंट से जब लाइट ने ट्रेवल करना शुरू किया, यानी कि यहाँ से रिफ्लेक्ट होकर लाइट ने ट्रेवल करना शुरू किया, तो लाइट जानी तो कहाँ चाहिए, ऊपर जानी चाहिए। लेकिन क्या होगा, अर्थ की स्पीड इधर जा रही है, तो लाइट का क्या होगा, अर्थ की स्पीड इधर है और लाइट ऊपर जा रही है, तो क्या हुआ, जब ऐसी कंडीशन होती है तो क्या होता है, वेक्टर थ्योरम में क्या होता है, वो हमेशा बीच में एक परपेंडिकुलर बनता है ना, सॉरी परपेंडिकुलर बोलते हैं उसको, एक रिजल्टेंट बनता है, आपको पता होगा ना, एक्स एंड वाई में रिजल्टेंट हमेशा अर्थ बनता है कि वेलोसिटी इधर हो और इसको इधर हो, तो दोनों का रिजल्टेंट बनेगा। तो लाइट देखो इधर मूव करना शुरू करेगी, ठीक है, और ये जो प्लेट है अर्थ की स्पीड के साथ इधर मूव करना शुरू करेगी, ठीक है। और इसमें जो हमने ऑप्टिकल पाथ की जो कंडीशन लगाई थी वो क्या लगाई थी, कि जब ये इधर मूव करना शुरू करेगी तो ये प्लेट इधर मूव करना शुरू करेगी। सिमिलरली ये मिरर भी क्या होगा, ये मिरर भी धीरे धीरे डैश 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 पोजीशन से क्या होगा, चलने लगेगा। और लाइट जब यहाँ पर पहुंचेगी तो मिरर की स्थिति क्या हो जाएगी, यहाँ पर बी डैश पर मिरर पहुंचेगा चल करके हल्का सा, उसी वक्त क्या होगा, ये प्लेट चल करके कहां पहुंचेगी, यहां पर पहुंच जाएगी, यानी कि ये प्लेट जो आपकी P1 प्लेट यहां पहुंच जाएगी। और कंडीशन क्या रखी है कि यहां से लेकर के और यहां तक जो टाइम लगेगा उतना ही टाइम कहां लगेगा, यहां से लेकर के यहां तक पहुंचने में, यही तो कंडीशन थी, ऑप्टिकल पाथ विल बी सेम। तो उस कंडीशन में देखो कि ये प्लेट किस गति से मूव कर रही है, ये प्लेट अर्थ की स्पीड से मूव करेगी, अर्थ तो मूव कर रही है क्योंकि प्लेट कहां रखी है, अर्थ पर रखी है, जिस स्पीड से अर्थ मूव करेगी उसी स्पीड से प्लेट मूव करेगी। तो देखो वहां पर अर्थ की स्पीड हमने यहाँ क्या ली थी, हमने एग्जैक्टली v ली थी, तो यानी कि v और टाइम टेकन फ्रॉम a टू a डिस, तो मैंने मान लिया, तो ये डिस्टेंस, ये कितनी डिस्टेंस होगी, डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है, वेलोसिटी गुना टाइम होता है। तो मैंने वेलोसिटी, अर्थ की स्पीड वेलोसिटी v ले ली, और टाइम क्या हुआ t, a और a डिस, यहां से यहां तक पहुंचने का। सिमिलरली ये यहां से यहां पहुंचने में क्या होगा, सिमिलर टाइम लेगी, तो क्या होगा, यहाँ की इसकी स्पीड, ये डिस्टेंस कैसे फाइंड आउट करेंगे अपन, यहाँ पर फाइंड आउट करेंगे, देखो कि वेलोसिटी गुना टाइम, वेलोसिटी क्या आपकी c और टाइम क्या आपका t a ऑन a डेस, यानी कि जितना टाइम यहाँ लगा उतना टाइम इसको वहां लगेगा। और देखो ये दूरी एग्जैक्टली हम इसको अगर यहाँ पर डैश डैश मान ले हम अगर, तो क्या होगा, ये एग्जैक्टली परपेंडिकुलर ट्रायंगल बन जाएगा यहाँ 90 लेकर, ठीक है। तो देखो ये पोर्शन हो गया। अब लाइट देखो, यहाँ पे लाइट पहुंचने के बाद क्या होगा, वापस यहाँ से रिफ्लेक्ट होके नीचे की ओर जाने लगेगी, उसी वक्त क्या होगा, ये प्लेट धीरे धीरे आगे सरकती जाएगी, और क्या होगा, ये एग्जैक्टली यहाँ जब पहुंचेगी तब प्लेट यहाँ पर पहुंच जाएगी। तो ये ऑप्टिकल का दोनों क्या हो जाएगा, एग्जैक्टली सेम हो जाएगा। यानी कि असल में एग्जैक्टली हमें क्या होता है, ये जाती तो ऐसे ही लगती है कि ऊपर गई और नीचे आई, लेकिन एग्जैक्टली रिलेटिविटी में की स्पीड ऑफ अर्थ की वजह से ये हमेशा इस तरीके से हमें जाती हुई नजर आती है। अब देखो हमें ये फाइंड आउट करना है कि हाउ मच टाइम टेकन फ्रॉम A टू B डैश एंड B डैश टू A डबल डैश, ये टाइम हमको फाइंड आउट करना है कि जो रे को कितना टाइम लगा, ठीक है। तो देखो सिमिलरली ये डिस्टेंस एग्जैक्टली कितनी है, C, T, A एंड A डैश है, और ये डिस्टेंस जो है वो किसके बराबर होगी, एग्जैक्टली इस डिस्टेंस के बराबर होगी, जो कि दो मिरर और प्लेट के बीच का डिस्टेंस है, वो क्या होगा, एग्जैक्टली d होगा, स्मॉल d हमने माना है इसको। तो देखो यहाँ से ये कि राइट एंगल ट्रायंगल बना है यहाँ पर, और इस राइट एंगल ट्रायंगल को सॉल्व करोगे तो क्या होगा, ये आपका कर्व हो जाएगा, तो यानी कि आपका C, T, A और A डैश, ठीक है, एग्जैक्टली इसका स्क्वायर होगा, वो किसके बराबर होगा, आपके लंब होगा आपका, ठीक है, परपेंडिकुलर आपका d स्क्वायर और प्लस आपका ये वाला, ठीक है, ये आपका जो है वो बेस होगा, वो क्या आपका v और t, a और a डैश, ठीक है, ये इसका एग्जैक्टली स्क्वायर होगा। क्लियर हुआ, ये इक्वेशन आपको मिल गया। अब देखो इस इक्वेशन को आप फर्दर भी सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। फर्दर सॉल्व कैसे करेंगे, देखो कि इस टर्म को मैं यहाँ पर सेंड कर देता हूँ, ठीक है। तो देखो यहाँ क्या हो जाएगा, v स्क्वायर t a और a डैश का स्क्वायर, और सॉरी यहाँ पर v c स्क्वायर होगा, ठीक है, और माइनस आपका v स्क्वायर और t a और a डैश का स्क्वायर इज इक्वल टू आपका d स्क्वायर। ये एग्जैक्टली मैंने इसको एग्जैक्टली इधर सेंड कर दिया। यहाँ देखो एग्जैक्टली मैं t a डैश स्क्वायर को क्या कर सकता हूँ, कॉमन ले सकता हूँ। तो देखो यहाँ से क्या हुआ, देखो t a और a डैश स्क्वायर को मैंने कॉमन लिया, ठीक है, एग्जैक्टली क्या आ गया यहाँ से c स्क्वायर माइनस आपका v स्क्वायर इज इक्वल टू आपका क्या आ गया, आपका d स्क्वायर, एग्जैक्टली ये आ गया आपका। और यहाँ से देखो मैं इसकी वैल्यू निकाल सकता हूँ, वैल्यू एग्जैक्टली क्या आएगी, देखो यहाँ से t स्क्वायर a और a डैश इज इक्वल टू क्या होगा, यहाँ से हो जाएगा आपका d स्क्वायर अपॉन आपका जो c स्क्वायर माइनस v स्क्वायर, c स्क्वायर माइनस आपका v स्क्वायर,
क्लियर हुआ? यानी कि ये टाइम इंडिकेट किसको करता है? ये टाइम इंडिकेट करता है यहां से लेकर के यहां तक। तो एग्जैक्टली जितना टाइम इसको यहां से लेकर के यहां तक लगा, एग्जैक्टली उतना ही टाइम इसको यहां से लेकर के यहां तक लगेगा। यानी कि ये टाइम इंडिकेट करता है किसको? यहां से यहां तक को। तो सिमिलरली पूरे पाथ को कवर करने में लाइट को जितना टाइम लगेगा क्या जस्ट डबल होगा। तो यानी कि टोटल टाइम t2 इज इक्वल टू क्या होगा? वो एग्जैक्टली इसी का क्या हो जाएगा? जस्ट ही डबल हो जाएगा। ठीक है, एग्जैक्टली होगा। तो यानी कि यहां से t क्या होगा? आपका रूट, यानी कि ये हो जाएगा 2d अपॉन आपका c स्क्वायर माइनस आपका d स्क्वायर v स्क्वायर माइनस v स्क्वायर और आपका रूट। ये एग्जैक्टली इस प्रकार लिखा जाएगा। मैंने एग्जैक्टली डायरेक्ट लिख दिया। जो होगा क्या देखो, यहाँ से टी ए डेस की वैल्यू क्या आएगी? देखो ऐसे ये यहाँ पे रूट लगेगा, तो यहाँ पे क्या होगा? डी स्क्वायर केवल डी बच जाएगा और यहाँ पे रूट लग जाएगा। ठीक है, ये पाथ किसका हुआ? यहाँ से यहाँ तक का। ठीक है, टाइम हुआ। यहाँ से यहाँ तक क्या होगा? जस्ट इसका डबल हो जाएगा। तो मैंने 2d और ये रूट एग्जैक्टली मैंने यहाँ पे रख दिया। ठीक है, अब एग्जैक्टली इसको देखो मैं सॉल्व कर सकता हूँ इस प्रकार, है ना, कि यहाँ से 2d अपॉन यहाँ पर मैं c जो है वो कॉमन ले लेता हूँ। c स्क्वायर बाहर निकल गया तो c बच जाएगा और यहाँ पे क्या बच जाएगा? देखो 1 माइनस आपका v स्क्वायर अपॉन आपका c स्क्वायर की वैल्यू। ठीक है, और ये 1/2 ये एग्जैक्ट आएगा। और देखो यहाँ पर क्या हो गया? 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर 1/2। एग्जैक्टली जो अपन ने बायनोमियल एक्सपेंशन यहाँ पे यूज किया था 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर, एग्जैक्ट यही एक्सपेंशन हम अगर यहाँ यूज करेंगे अगर, तो मैं एग्जैक्ट डायरेक्ट वैल्यू लिख देता हूँ। ठीक है, वो आएगा 2d आपका c और कोष्टक में 1 प्लस आपका वी स्क्वायर अपॉन आपका 2c स्क्वायर। ये एग्जैक्ट वैल्यू आएगा इस। ठीक है, आप करके देखना, इसे ऊपर लेना आप, तो ये क्या हो जाएगा? 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर माइनस 1/2। उसके बाद एग्जैक्टली आप बायनोमियल एक्सपेंशन का जो फॉर्मूला है वो यूज करना, जो फॉर्मूला आपको दिख रहा होगा यहाँ पे, इस फॉर्मूला यूज करना, तो आपको एग्जैक्टली ये वाली वैल्यू फाइंड आउट होगी। ठीक है, तो यानी कि देखो एग्जैक्टली हमें अब क्या हुआ? माइकलसन मोरले एक्सपेरिमेंट में हमें दोनों कंडीशन मिल गया। ठीक है, एग्जैक्टली ये पैरेलल वाला भी मिल गया और हमको हॉरिजॉन्टल वाला भी मिल गया। तो हम क्या करेंगे? हम टाइम का डिफरेंस फाइंड आउट करेंगे कि दोनों को ट्रेवल करने में कितना टाइम का डिफरेंस हुआ। तो एग्जैक्टली देखो वो होगा एग्जैक्टली डेल्टा टी, ठीक है, इक्वल टू t1 माइनस आपका एग्जैक्टली क्या होगा? t2 हो जाएगा। तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ t1? t1 की वैल्यू एग्जैक्टली ये होगी। ठीक है, आपका वो क्या होगा? 2dc और आपका 1 प्लस आपका v स्क्वायर अपॉन आपका c स्क्वायर हो गया। और यहाँ पर क्या हुआ? ये एग्जैक्टली माइनस 2dc और आपका 1 प्लस आपका v स्क्वायर आपका 2c स्क्वायर, ये एग्जैक्टली यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, अब देखो इसको मैं सॉल्व कर सकता हूँ यहाँ से। देखो ये हो जाएगा आपका डेल्टा t इज इक्वल टू, देखो आपका यहाँ पर ये अगर मैं अंदर आ लूंगा तो 2d अपॉन c और प्लस आप 2dv स्क्वायर अपॉन c की क्यूब, और आपका यहाँ से होगा माइनस 2d आपका c और आपका माइनस आपका 2dv स्क्वायर और आपका 2c की क्यूब। ये एग्जिट होगा। अब देखो एक चीज हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ देखो यहाँ क्या होगा? डेल्टा t आपका और वो होगा आपका, देखो ये एग्जैक्टली कैंसिल आउट हो जाएगा और यहाँ से हो जाएगा देखो 2c की क्यूब। ठीक है, और देखो यहाँ से क्या आएगा? देखो 2c की क्यूब लूंगा अगर मैं, तो यहाँ आ जाएगा 4dv की स्क्वायर माइनस आपका 2dv स्क्वायर आपका, और ये एग्जैक्टली देखो यहाँ से क्या आ जाएगा? 2dv स्क्वायर अपॉन आपका 2c की क्यूब, और ये हो जाएगा आपका dv स्क्वायर अपॉन आपका c की क्यूब। ये एग्जैक्टली क्या आएगा? एग्जैक्टली आपका ये टाइम का डिफरेंस आएगा, जो एग्जैक्टली हम लोगों ने यहाँ पर दोनों टाइमों को हमने लिया है। अब देखो एग्जैक्टली जो टाइम का डिफरेंस आया, यहां से हम एग्जैक्टली पाथ डिफरेंस पे निकाल सकते हैं कि एग्जैक्टली क्या पाथ डिफरेंस होगा। तो इस पाथ डिफरेंस को फाइंड आउट हम किस प्रकार करेंगे? वो करेंगे देखो डेल्टा x। ठीक है, पाथ डिफरेंस क्या होता है? c और डेल्टा t, ये एग्जैक्टली पाथ डिफरेंस होता है। ठीक है, तो डेल्टा t की वैल्यू हम यहाँ से पुट ऑन करेंगे और देखो हमारी वैल्यू क्या होगी? देखो यहाँ से वो होगी देखो डेल्टा x बराबर आपका c मल्टीप्लाई आपका dv स्क्वायर अपॉन आपका c का क्यूब, और यहाँ से देखो आपका मेन पार्ट डिफरेंस क्या है? वो आएगा एग्जैक्टली डेल्टा x इज इक्वल टू आपका वो होगा dv स्क्वायर अपॉन आपका c स्क्वायर। ये एग्जैक्ट आपका पार्ट डिफरेंस आएगा उन दोनों वेव्स के
बीच में। अब देखो हमें, अब हमारा एम क्या है, हमारा एम है कि हमें क्या निकालना है, हमें फ्रिंज विड्थ निकालनी है कि जो माइकल से मोरले एक्सपेरिमेंट में दोनों रेज अपना पाथ ट्रेवल करके और जो इंटरफेरोमीटर के अंदर आ रही है वहां पर फ्रिंज विड्थ क्या बनेगी। तो थ्योरेटिकली हम फ्रिंज विड्थ कैसे निकालते हैं हम लोग, हम क्या करेंगे, फ्रिंज विड्थ को निकालने से पहले हम इस पूरे सेटअप को, यानी कि जो माइकल से मोरले ने जो पूरा सेटअप बनाया था उस पूरे सेटअप को करके 90 डिग्री रोटेट कर देंगे। एग्जैक्टली इस पूरे सेटअप को 90 डिग्री रोटेट क्यों किया गया, क्योंकि एग्जैक्टली हमें पता नहीं है कि ईथर की डायरेक्शन क्या है, ईथर किस डायरेक्शन के अंदर फ्लो कर रहा है। तो हमने क्या किया, इसको पहले सिंपली 0 डिग्री में मेजर करके देखा, फिर उसे 90 डिग्री घुमाया, और हम और भी डिग्रीज पे घुमाते हैं डिफरेंट डिफरेंट डिग्रीज के ऊपर, लेकिन फिलहाल हम यहाँ पर वही डिस्कस करेंगे। तो 90 डिग्री पे रोटेट करने पर क्या किया, हुआ क्या कि जो आर्म पहले जो आर्म जो पैरेलल थी वो क्या हो गई, वो परपेंडिकुलर हो गई, और जो परपेंडिकुलर थी वो क्या हो गई आपकी, वो आपकी पैरेलल हो गई आपकी। यानी कि इस स्थिति में भी क्या होगा, पाथ डिफरेंस एग्जैक्टली क्या होगा, वही आएगा, यानी कि सिमिलर पाथ डिफरेंस आएगा। तो देखो मैं लिखता हूं, जो आपका पाथ डिफरेंस मैंने 5 मान लिया एट 90 डिग्री रोटेशन, ठीक है, एट 90 डिग्री रोटेशन, ठीक है, वो क्या आएगा एग्जैक्टली, वो इसका उतना ही पाथ डिफरेंस आएगा, यानी कि वो क्या होगा, इसका डबल हो जाएगा, वो हो जाएगा 2 डेल्टा एक्स, ठीक है, 2 डेल्टा एक्स हो जाएगा, यानी कि वो हो जाएगा आपका 2b स्क्वायर और आपका c स्क्वायर। ये एग्जैक्टली उसका क्या आएगा, रोटेशन में पाथ डिफरेंस आएगा। अब देखो पाथ डिफरेंस फाइंड आउट करने के बाद में हम क्या कर सकते हैं, हम फ्रिंज विड्थ निकालेंगे, ठीक है। तो फ्रिंज विड्थ का फॉर्मूला क्या होता है आपका, वो होता है आपका डेल्टा एन और आपका लैम्बडा इज इक्वल टू आपका होता है फाइव एट 90 डिग्री। क्लियर हुआ, यानी कि यहाँ डेल्टा एन किसको इंडिकेट करता है, फ्रिंज विड्थ को इंडिकेट करता है, कितनी चौड़ी फ्रिंज विड्थ है, लैम्बडा उसकी वेवलेंथ को इंडिकेट करता है, और ये हमारे पास ऑलरेडी है यहाँ पर। तो वो यहाँ से क्या होगा, देखो एग्जैक्टली ये जो 5 है वो इधर इसके बराबर होगा, 2d स्क्वायर अपॉन आपका c स्क्वायर, ठीक है। और यहाँ से क्या होगा, देखो डेल्टा एन निकालूंगा, लैम्बडा को मैं नीचे सेंड कर सकता हूँ, ठीक है, यानी कि डेल्टा एन इज इक्वल टू आपका क्या हो जाएगा 2d स्क्वायर अपॉन आपका c स्क्वायर और आपका लैम्बडा। ये एग्जैक्टली मेरे को फाइंड आउट है, क्या फ्रिंज विड्थ फाइंड आउट हुई मेरे को, यानी कि माइकल से मोरले ने थ्योरेटिकली ये एग्जैक्टली जो है फ्रिंज विड्थ फाइंड आउट की, और वो उसकी क्या वैल्यू होगी, उसके लिए क्या किया उन्होंने जितने भी स्टैंडर्ड्स वैल्यू हैं वो एग्जैक्टली पुट ऑन किए। यहाँ पे देखो स्मॉल डी क्या इंडिकेट करता है, वो इंडिकेट करता है प्लेट और मिरर के बीच की दूरी, जो उन्होंने कितनी रखी, 11 मीटर उन्होंने दूरी रखी अपनी, ठीक है। दूसरा है आपका v किसको इंडिकेट करता है, आपका अर्थ की वेलोसिटी को इंडिकेट करता है, यानी कि वो कितनी होती है, वो होती है 3 × 10⁴ मीटर पर सेकंड होती है। नीचे आपकी लैम्बडा वेवलेंथ, ठीक है, इन्होंने क्या किया कि इस एक्सपेरिमेंट को जो सॉल्व किया तब इन्होंने एवरेज वेवलेंथ लिया, वो लिया आपने इन्होंने येलो रंग का, वो था 6 × 10⁻⁷ मीटर लिया, ठीक है। और c आपका जो स्पीड ऑफ लाइट कितना होता है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड होता है। तो इन वैल्यूज को उन्होंने यहाँ पे क्या किया, पुट किया, 2 × 11 मल्टीप्लाई आपका जो है वो 3 × 10⁴, ठीक है, स्क्वायर अपॉन आपका जो है वो 6 × 10⁻⁷ इंटू आपका 3 × 10⁸ आपका और स्क्वायर। ये वैल्यूज सारी पुट करने के बाद जो फाइनल जो आउटकम आया वो एग्जैक्टली किसके बराबर आया, वो एग्जैक्टली नियरली आया 0.4, यानी कि ये रिजल्ट उनका क्या होना चाहिए था, थ्योरेटिकली ये रिजल्ट इस वैल्यू का आना चाहिए था, यानी कि जो फ्रिंज विड्थ थी वो एग्जैक्टली इतनी चौड़ी उन्हें वहां इंटरफेरोमीटर के अंदर मेजर्ड या दिखाई देनी चाहिए उन्हें। लेकिन हुआ क्या कि माइकल से मोरले एक्सपेरिमेंट 0.1, यानी कि यहाँ पर अगर वैल्यू 0.1 हो ना, उतना सेंसिटिव था कि वो उसको मेजर कर सकता था, लेकिन असल में उसे कोई फ्रिंज विड्थ वहां पर मेजर नहीं हुई। तो उन्हें ये लगा कि हमारा एक्सपेरिमेंट गलत हो सकता है, उन्होंने सारी एरर्स को दूर किया और उस एक्सपेरिमेंट को अर्थ के अलग अलग जगहों पर किया, कभी जो है वो नॉर्थ पोल की तरफ किया, कभी उन्होंने बेसमेंट में किया, कभी हाइट पे किया, डिफरेंट डायरेक्शन में उन्होंने इसको परफॉर्म किया, लेकिन सारे परफॉर्मेंस के बाद भी उन्हें कोई फ्रिंज विड्थ जो ऑब्जर्वर वहां पर नहीं हुई। तो एग्जैक्टली हुआ क्या कि उनको एग्जैक्टली रिजल्ट क्या मिल रहे थे, वो रिजल्ट ये मिल रहे थे डेल्टा एन इज इक्वल टू 0, यानी कि नो फ्रिंज विड्थ, कोई फ्रिंज विड्थ उनको प्रैक्टिकली नहीं मिल रही थी, लेकिन थ्योरेटिकली उनकी फ्रिंज विड्थ कितनी आनी थी, 0.4 आनी थी। तो एग्जैक्टली इस नेगेटिव रिजल्ट को एग्जैक्टली उन्होंने क्या किया, पब्लिश किया।
तो इस नेगेटिव रिजल्ट को सेटिस्फाई कराने के लिए एग्जैक्टली जो न्यू हाइपोथेसिस यूज किया गया वो लॉरेंज फ्रिगेस हाइपोथेसिस काम में लिया गया और उन्होंने पहली बार इसको क्या किया, एग्जैक्टली उसको हाइपोथेटिकली प्रूव किया कि माइकल से मोरले एक्सपेरिमेंट तो सही है पर एग्जैक्टली उसके रिजल्ट्स जो हैं वो सही आ रहे हैं, लेकिन उनकी हाइपोथेसिस क्या है वो गलत है। किसकी? माइकल से मोरले की। और वो हाइपोथेसिस क्या थी कि ईथर के सापेक्ष जो है वो अर्थ मोमेंट कर रही है। तो एग्जैक्टली उस लेक्चर को हम हमारे कमिंग जो लेक्चर आएगा उसके अंदर हम उसको डिटेल में पढ़ेंगे। और यहाँ पर इतना शो हुआ कि इसी मिस्टेक की वजह से, यानी कि इसी जो ये 0 आनी चाहिए, 0.4 आनी चाहिए और 0 आ रही है, इसी की वजह से स्पेसिफिक थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी का जन्म हुआ और ईथर की हाइपोथेसिस यहीं पर डेड हो गई। थैंक यू।